हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास है, जिसमें हमने आपका जो टॉपिक है धातु अधातु वाला, जिसमें आपको आवर्त सारणी तत्वों का पूरा ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो आवर्त सारणी जो होती है केमिस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि जब तक आप आवर्त सारणी को नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है तत्वों यौगिकों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, मतलब उनमें आपको तत्वों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा तत्व क्या है, कहाँ पर व्यवस्थित है, क्या इसका कार्य है। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी है उसमें हम वर्तमान में कितने 118 तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो इन 118 तत्वों को किस प्रकार से किसने कैसे व्यवस्थित किया है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो यदि आप आवर्त सारणी को बेसिक से समझ जाते हैं तो आपकी जो केमिस्ट्री है लगभग यदि बात करें 90% कवर यहीं से हो जाती है। लेकिन बात आती है समझने की, क्योंकि जब तक आप आवर्त सारणी को नहीं समझेंगे तब तक आप केमिस्ट्री का जो अध्ययन है वो अधूरा ही यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मेंस परीक्षा आपकी होने वाली है और अब तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 2 महीने। ठीक है, और पता नहीं चलेगा कि कब ये 2 महीने निकल गए। जैसे अभी जब आपका जो पेपर में कटिंग आई थी या आपका जो कैलेंडर आया हुआ था, तो तब से 4 महीने का समय था आपके पास में। ठीक है, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब ये पिछले 2 महीने निकल गए और अब आपके पास में मात्र जून और जुलाई का समय बचा हुआ है। अगस्त में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर केवल आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो आपको हर एक चीज़ का ज्ञान अपने सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पर बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और इसके लिए लंबे समय की तैयारी ही काम आती है। ठीक है, क्योंकि मात्र 1 या 2 महीने तैयारी करने से कुछ नहीं होता। तो यदि आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आपकी 50% तैयारी तो है। बस आपको अब समझने की ज़रूरत है कि आपने 50% जो तैयारी कर ली है उसके आगे आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको थ्योरी कवर करनी है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लगाने हैं। क्योंकि आपको कई इस तरीके से आपको मतलब वीडियोस मिल जाएंगे कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको जैसे एक शिफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आए। ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चन है, तो मात्र हमारे पास आध घंटे का समय है और आध घंटे में आपको पूरे 60 क्वेश्चन लगा दिए और बस हो गया प्रैक्टिस सेट। तो ये कोई प्रैक्टिस सेट लगाने का फ़ायदा नहीं होता है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा, भले ही उसके लिए आप 5 मिनट का समय यहाँ पर दे देंगे, तो वहाँ जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो इसके लिए यहाँ आपने जो 5 मिनट दिए हैं वो वहाँ आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगा। क्योंकि जब आप पूरे विश्लेषण के साथ क्वेश्चनों को लगाते हैं तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी होती है अदर आपके स्टूडेंट्स की अपेक्षा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का यहाँ पर बेनिफिट होता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और वो आपने मान के चलिए अभी तक नहीं पढ़ा था आपके मतलब टॉपिक्स के अंदर, तो जैसे आपने कोई नया क्वेश्चन देखा, आपने उसको पढ़ा, फिर उसके जो 4 ऑप्शन है तो आप सही ऑप्शन पर भी वहाँ पर आपको मिल जाता है सही ऑप्शन, तो वो तो आप समझ ही लेंगे, उसके बारे में तो आप पढ़ेंगे ही उस क्वेश्चन में क्या दिया है। इसके बाद जो अगले 3 ऑप्शन होते हैं वो भी उसी से संबंधित रहते हैं। इर्द गिर्द आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो दिए जाते हैं, तो उनका भी आपको पूरा विश्लेषण कवर करना है। जब आप इस तरीके से कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आप सोचिए कितने नए टॉपिक आपके यहाँ पर मतलब जो नए यहाँ पर शब्दावलियाँ होती हैं या नए क्वेश्चन होते हैं उनका ज्ञान हो जाएगा आपको, और आगे के जो 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी आप समझ जाएंगे। अब जो एग्जामिनर है हो सकता है अगली बार मतलब उसी क्वेश्चन से संबंधित थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन मतलब भाषा चेंज कर दे या क्वेश्चन बदल दे, और हो सकता है उसके जो 3 ऑप्शन थे उससे संबंधित
क्वेश्चन दे दे तो आप समझिए, आपको पता है आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे विश्लेषण के साथ में लगाए हुए हैं, तो आप आसानी से उनके फिर आंसर दे पाएंगे। तो ये होती है जो अच्छे स्कोर करते हैं बच्चे, उनकी इस तरीके की जो रणनीति होती है, तैयारी जो करते हैं, तो इसी से उनका स्कोर अच्छा आता है। ठीक है, तो आपसे बार बार यही कहते आ रहे हैं कि समय बहुत कम है, आप अधिक से अधिक समय दीजिए। 2 महीने आप यदि यहाँ पर समय देते हैं तो आपका पूरा जीवन संवल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और वैसे भी साइंस में बहुत कम पोस्ट होती हैं, तो आपको और अधिक अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा और अधिक अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप अपना टारगेट बनाएंगे 90 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, तब जा कर के आप 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे और सेफ जोन में यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इतने कम पद हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीमोटिवेट होगे तो फ़ायदा किसी का नहीं है और ना ही नुकसान, मात्र आपका ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि कहीं पर भी जाइए कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, और यदि आप यहाँ पर बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं अच्छी तैयारी में, तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में हम जो आवर्त सारणी पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछले जो लेक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, अलग से हमने एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है। और केमिस्ट्री की इससे पहले हमारी 21 क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपको पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही फॉलो करा रहे थे। तो उसका जो आप कहीं पर भी केमिस्ट्री को स्टार्ट करिए तो पदार्थ सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे पदार्थ, फिर पदार्थ का पूरा आपको वर्गीकरण पढ़ना है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ क्या हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ क्या हैं, और जो अगले टॉपिक्स आते हैं वो पिछले टॉपिक्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने पदार्थ पढ़ लिया, ठीक है, अब पदार्थ किससे बना है, तो अणु परमाणु, परमाणुओं से बना है। परमाणु की संरचना, फिर ये आपका अगला टॉपिक दिया गया है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो पूरी परमाणु की संरचना आपको पढ़नी है। क्या परमाणु होते हैं, परमाणु के संबंध में किसने कौन सी थ्योरी दी है, डाल्टन ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या बताया। इसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये परमाणु के अंदर आप देखेंगे एक नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। तो फिर आपका ये आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके बाद जो आपके कक्ष हैं, कहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं, उपकक्ष क्या कहलाते, सबसेल किसे कहते, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करवा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो पात्रता परीक्षा हुई थी तभी से कंटिन्यू हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी मेंस परीक्षा के लिए। तो बायोलॉजी की 65 प्लस क्लासें हो गई हैं और लगभग पात्रता परीक्षा के सारे टॉपिक वहां पर आपको कवर करवा चुके हैं, पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ। और अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी थ्योरी आप वहाँ देख सकते हैं। और अलग से उसकी भी प्ले लिस्ट बना दी है एमपी टेट वर्ग 2 बायोलॉजी मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो सारी क्लासें आप देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। जब तक आपकी थ्योरी ही कवर नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 21, उसमें हमने आपको आवर्त सारणी का इतिहास, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम यदि पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हमें नहीं पढ़ना है, उसका इतिहास जानना है कि कैसे शुरुआत में वो थी वो चीज़ और कैसे कैसे उसका विकास होता गया, और जो वर्तमान में जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो यहाँ तक कैसे आई है। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने आवर्त सारणी के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी थी कि आवर्त सारणी कैसे बनी, कैसे तत्व जो थे पहले, कैसे तत्व थे, कहाँ पर इनकी खोज की गई, कैसे कैसे। फिर आपके जो डॉव राइनर आए उन्होंने क्या बताया आवर्त सारणी के बारे में। इसके बाद आपके न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, किस तरीके से तत्व व्यवस्थित होंगे। फिर इसके बाद आपके जो है न्यूलैंड के बाद कौन आए थे, लोथर मेयर का जो वक्र है वो आपको बताया था। ठीक है, अब उनके बाद आपको पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मात्र इनकी आवर्त सारणी फेमस हो सकती थी, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई थीं, क्योंकि जो आपके पिछले जो विद्वान रहे, चाहे डोवे राइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे लोथर मेयर हो, उन्होंने जो आवर्त सारणी को बताया था वो आपके परमाणु भार को आवर्ती फलन माना था। मतलब उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाया था
था और यही इनकी त्रुटि रह गई थी। और इसी आधार पर मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया। किसके आधार पर? तो परमाणु भार, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो परमाणु भार पर आधारित नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा वो आवर्त सारणी में पहला स्थान ग्रहण करेगा, जिसका 2 होगा वो दूसरे स्थान पर होगा, 3 होगा वो तीसरे स्थान पर होगा। तो वर्तमान की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। लेकिन जो मेंडलीफ हैं इनकी आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? आपके परमाणु भार पर। अब ये परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो पिछले लेक्चर देखिए, आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, ये निकालना भी आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ आते हैं किसके बाद? लोथर मेयर के बाद। सन 1869 में तत्वों का वर्गीकरण करने से पूर्व एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। तो पूछ सकते हैं मेंडलीफ ने कौन सा नियम दिया है? तो इन्होंने आवर्त नियम दिया है, पीरियोडिक लॉ दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या? इनके अनुसार तत्वों के, अब तत्व आपको बता चुके तत्व क्या कहलाते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तो पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी है, वर्तमान में हम कितने तत्वों का अध्ययन करते हैं? 118। तो डायरेक्ट से 118 तत्व तो खोज नहीं लिए गए होंगे, पहले कुछ कम तत्व रहे होंगे, फिर धीरे धीरे खोज चलती रही और वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118। और अभी भी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं कि भविष्य में और तत्व भी खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। मतलब परमाणु भार पर ही इन्होंने अपना जो है आवर्त सारणी को दिया था, परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके अनुसार जो है जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं, तो वो आपके मेंडलीफ हैं। और इससे पहले जितने भी विद्वान रहे उन्होंने भी यही कहा। लेकिन जो वर्तमान की आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया है वो यहाँ पर कहते हैं कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। अब देखिए, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं। तो ये समान गुणों वाला जो नियम है ये कहाँ से हमें समझ में आता है? न्यूलैंड के अष्टक नियम से। उन्होंने क्या कहा था अष्टक नियम में कि पहला जो तत्व है उसके बाद जो 7 तत्व आएंगे वो तो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, लेकिन जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से समानता रखेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने के समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अवधि के बाद आएंगे। मतलब इन्होंने कैसा रखा तत्वों को कि पहले कम परमाणु भार, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और ये नियम इन्होंने दिया। इस नियम का अर्थ यह है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखने पर एक तत्व से दूसरे तत्व के गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान। मतलब ऐसे इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, जैसे इन्होंने पहला तत्व रख दिया, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये एक क्रम बन गया कि इतने तत्व तक ये भिन्नता दर्शाएंगे, लेकिन जो अगला तत्व आएगा वो समान गुण वाला होगा इससे। तो इसके समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब पहले तत्व के जैसे जो अगला तत्व आएगा हो सकता है वो भिन्न हो, लेकिन एक ऐसा नियम बन गया था कि जो जैसे अष्टक नियम में 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व समानता दर्शा रहा था, तो इसी तरीके से इन्होंने बताया। इस नियम के आधार पर मेंडलीफ ने तब तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, और इस प्रकार के वर्गीकरण को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि जो मेंडलीफ हैं उन्होंने किस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। अब इनकी सारणी का विवरण देखिए। जो आवर्त सारणी देखते हैं तो पहले तो क्या था, वर्तमान में कितने हैं यहाँ पर 7 आपके आवर्त होते हैं और 18 करके इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने थे, तो जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी उसमें 8 तो आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें समूह कहते थे, और ये ऊर्ध्वाधर खाने मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये कितने थे 8 थे, और इनको क्या कहते थे, समूह कहते थे। अभी इनकी आवर्त सारणी भी बताएंगे कि इन्होंने कैसी आवर्त सारणी बताई थी। अब ये ऊर्ध्वाधर जो खाने थे पहले को हम
इस तरीके से डिनोट करते थे, ठीक है। फिर सेकंड कहते थे, फिर इस तरीके से थर्ड कहते थे। तो इस तरीके से आपके 8 समूहों को निरूपित किया गया था। अब जो 8 समूह के अतिरिक्त प्रत्येक समूह के 2 उपसमूह होते थे, मतलब जैसे एक समूह हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, मतलब फर्स्ट से दर्शा दिया। तो इसमें 2 उपसमूह होते थे, ए और बी करके। इस तरीके से हर एक समूह में 2 उपसमूह हुआ करते थे, ठीक है, इनकी आवर्त सारणी में। फिर प्रत्येक उपसमूह के सदस्यों के गुणों में समानता पाई जाती थी। समूह जो 8 था उसमें वे तत्व थे जो 3-3 के त्रिकों में व्यवस्थित थे। और ये त्रिक किसने बताए थे 3-3 के, मतलब जो बीच का आपका तत्व होता है उसका जो परमाणु भार होता है वो पिछले और मतलब जो 2 तत्व रहते हैं उनके परमाणु भारों का आधा होता है। ये किसने बताया, डोबराइनर ने, जो कि हमने कल पढ़ा हुआ था। तो जो इन्होंने 8 समूह बताए थे उसमें जो 8वां समूह था उसमें जितने भी तत्व आते थे यह कैसे थे, 3-3 के त्रिकों में व्यवस्थित थे। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं। ऐसी कितनी पंक्तियाँ थीं, 7 थीं, जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणियाँ। अब क्या कहते हैं, उनको आवर्त कहा गया है। तो याद रखिए, जो आपके आड़ी लाइनें होती हैं उनको स्तंभ कहते थे समूह, और जो खड़ी श्रेणियाँ होती हैं मतलब पंक्तियाँ होती हैं उनको क्षैतिज पंक्तियाँ या श्रेणियाँ आवर्त वर्तमान में कहते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिया था, रिक्त स्थान। क्यों, क्योंकि उनको ये ज्ञात था कि आगे आने वाले समय में और तत्व खोजे जा सकते हैं। साथ ही इन स्थानों को भरने वाले तत्वों के गुणों की भी भविष्यवाणी कर दी थी कि कौन सा तत्व आएगा, मतलब एक तरह से इनको भविष्यवाणी टाइप की इन्होंने कर दी थी कि ये तत्व आएंगे और इनको यहाँ रख दिया जाएगा, ये खाली स्थान पड़ा हुआ है। फिर बाद में मेंडलीफ की भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई और उनकी घोषणा के अनुसार नए तत्वों की खोज हुई जिनके गुणों की भविष्यवाणी यहाँ गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, ठीक है। तो नए तत्वों की खोज होती गई और जो रिक्त स्थान था वहाँ पर उन तत्वों को रखा गया। अब देखिए आवर्त क्या है और यहाँ पर समूह क्या है। तो आवर्त जो होते हैं इस तरीके से, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी सारणी में 7 थी, ठीक है, याद रखिए, जिनको पीरियड्स भी कहते हैं। अब पहले आवर्त में कितने तत्व थे, 2 तत्व थे। पहले आवर्त में कितने, 2 तत्व थे, हाइड्रोजन हीलियम करके। तो इसे अति लघु आवर्त कहते थे। क्या कहते थे इस समय, अति लघु आवर्त। फिर दूसरा और जो तीसरा आवर्त था उसमें 8-8 तत्व थे, इन्हें लघु आवर्त कहते थे। चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व थे, जिन्हें दीर्घ आवर्त कहते थे। छठे आवर्त में 32 तत्व थे। यद्यपि सारणी में 18 तत्व ही दिखाई दे रहे थे, परंतु लेंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व भी वस्तुतः इसी आवर्त के सदस्य हैं, अतः इसे अति दीर्घ तत्व कहते हैं, आवर्त कहते हैं। 7वां आवर्त एक अपूर्ण दीर्घ आवर्त है जिसमें अभी तक 24 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से कुछ तत्व रेडियोधर्मी हैं। इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कई खाने रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये तो आवर्त थे। फिर समूह या वर्ग क्या होते थे, ग्रुप्स। तो देखिए आवर्त और वर्ग क्या है, तो ये आप देख रहे हैं ये वर्ग हैं, और इस तरीके से आप नीचे देख रहे हैं ये 7 क्या हैं, आपके आवर्त हैं, ठीक है। तो ये थी उस समय इनकी आवर्त सारणी। तो समूह देखिए मेंडलीफ के समय में केवल 8 वर्ग थे। कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 8, ठीक है। अब जो यहाँ 9वां आप देख रहे हैं, इनके लिए इन्होंने स्थान ही नहीं छोड़ा था, तो इसके लिए फिर इन्होंने शून्य वर्ग नाम दे दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो मेंडलीफ के समय पूछ सकते हैं कितने वर्ग थे, तो 8 वर्ग थे, ना कि 9, क्योंकि उस समय निष्क्रिय गैसें ज्ञात नहीं हो पाई थी। मतलब जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये ज्ञात नहीं थी। इनकी खोज होने के बाद सारणी में एक और वर्ग जोड़ दिया गया अलग से, जिसमें केवल निष्क्रिय गैसों को रखा गया है और इसे शून्य वर्ग कहा गया। इस प्रकार कुल संख्या कितनी हो जाती है वर्गों की, 9, और जो 9वां वर्ग है उसे शून्य वर्ग कहा गया है। तो 1 से 8 तक के 8 वर्ग हैं और एक जो है वो शून्य वर्ग यहाँ पर है। तो ये आवर्त सारणी आप देखिए इनकी, इसमें कितने 6 खाने हैं आपके, 6 क्या हैं, 7 क्या हैं, आवर्त हैं, और यहाँ पर वर्ग कितने हैं आपके। तो 1 मिनट रुकिएगा, आवर्त कितने हैं यहाँ पर आपके, आवर्त हैं 7 और वर्ग कितने हैं आपके 8, ठीक है। अब यहाँ जो उपवर्ग देख रहे हैं ए बी करके हर एक वर्ग में उपवर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इनका जो पहला आपका जो आवर्त था, जो पहला क्या था आवर्त था,
या जो वर्ग था उसमें कितने सदस्य थे, 2 थे, अति लघु वर्ग इसको कहा गया। तो इस तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया हुआ था परमाणु भारों के क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या रही। तो सबसे पहले तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि जो तत्व हैं बिखरे पड़े थे 118, उनका हम अध्ययन करते तो कभी अध्ययन ही नहीं कर पाते। तो मेंडलीव जो आए, इन्होंने कुछ हद तक यहाँ पर तत्वों को व्यवस्थित कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, और हमें अध्ययन में सुविधा हो जाती है आवर्त सारणी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्त और 9 वर्गों में वर्गीकृत हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया था। फिर नए तत्वों की खोज हुई, तो इसमें भी हमें उपयोगिता साबित हुई। नए तत्व खोजे जाते गए और सारणी में जो रिक्त स्थान था वहाँ पर रखते गए। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि जो कम परमाणु द्रव्यमान है वो पहले होंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले होंगे। फिर अनुसंधान में भी सहायक, मतलब तत्व जो है उनसे कई और अनुसंधान किए गए। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दोष रहे तभी तो नई आवर्त सारणी आई। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति। यहाँ पर हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि यह कुछ गुणों में तो पहले वर्ग के तत्वों से समानता दर्शाता है और कुछ गुणों में 7वें वर्ग के सदस्यों से समानता दर्शाता है। इसीलिए इसे पहले और 7वें दोनों वर्गों में रखा गया। तो ये इनका एक दोष रहा। मतलब ये निश्चित नहीं कर पाए थे कि जो हाइड्रोजन है वो पहले वर्ग का सदस्य है या 7वें का, क्योंकि समानता वो दोनों वर्गों से दर्शा रहा था। तो एक तो ये दोष रहा। दूसरा, तत्वों की व्यवस्था में विसंगतियाँ रहीं। इन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु भार है उसके आधार पर तत्वों को रखा जाएगा। मतलब पहले कम परमाणु भार, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। लेकिन इसमें भी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थीं। ये पूरे तत्वों पर लागू नहीं हो रहा था नियम। कैसे? देखिए, परमाणु द्रव्यमानों का क्रम नहीं। मतलब कुछ अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व हैं वो कम परमाणु भार वाले तत्वों के बाद आने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं उनको कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले ही रखा गया, जो असंगत रहा इनकी सारणी में। क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि जो परमाणु भार है वो बढ़ते क्रम में रखे जाएंगे। मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये विसंगति उत्पन्न हो जाती। जैसे यहाँ आर्गन है, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 39.948। तो इसको पोटेशियम 39.102 से पहले रखा गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले कम परमाणु भार वाला आना चाहिए था ये वाला, फिर ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये गलती हो गई। फिर कोबाल्ट, उसका इतना है परमाणु द्रव्यमान और निकेल का कम है, लेकिन पहले इसको रख दिया। ये अधिक परमाणु द्रव्यमान है और ये कम है, तो पहले इसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये असंगति उत्पन्न हो गई। फिर अगला क्या रहा, देखिए, असमान तत्वों को एक साथ रखना। मतलब विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। मतलब यहाँ पर एक नियम ये था कि जो समानता दर्शाएंगे उसको एक वर्ग में रखा जाएगा, लेकिन जो समानता नहीं भी दर्शा रहे थे उनको भी एक साथ रख दिया। जैसे सिक्का धातुएं हैं तो उनको एक साथ रख दिया। क्षार धातुएं हैं, असमान होने के कारण, मतलब असमानता होने के साथ ही इसको अलग अलग रख दिया। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को, तो जो समान गुण वाले हैं उनको एक वर्ग में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी विसंगति उत्पन्न हो जाती है। जैसे तांबा प्रथम वर्ग में है और पारा दूसरे वर्ग में है, जबकि इनके गुणों में समानता है, तो इनको एक ही वर्ग में होना चाहिए था। तो इनकी आवर्त सारणी के कुछ दोष रहे। अगला दोष रहा समस्थानकों का स्थान। एक ही तत्व के सभी समस्थानकों को एक ही वर्ग में माना गया है, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानक हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35 और 37 हैं, एक ही स्थान पर रखे गए हैं। फिर 8वें वर्ग के तत्वों का स्थान। 8वें वर्ग के तत्वों का सारणी में कोई भी उपर्युक्त स्थान नहीं है, क्योंकि इसके किसी भी तत्व की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 8 नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 तत्व एक ही साथ रखे गए हैं। फिर निष्क्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, इसीलिए इस वर्ग के सदस्य को शून्य वर्ग नाम देकर सारणी के अंत में रख दिया गया। दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। आवर्त सारणी में 6वें आवर्त में लैंथेनम के बाद दुर्लभ मृदा तत्वों के गुणों में बहुत समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रख दिया, जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान कैसे थे? अलग अलग थे। इसी प्रकार 7वें आवर्त में जो एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है, तो ये भी एक विसंगति रही।
फिर विकर्ण संबंधों की व्यवस्था ना करना, मतलब दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व अपने निकटतम वर्ग के नीचे दूसरे स्थान वाले तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्वों के परस्पर इस संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं, अर्थात लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम तथा बोरॉन, सिलिकॉन के गुणों में समानता पाई जाती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आवर्त नियम के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की गई, तो ये इनके दोष रहे। ठीक है, तो ये थी आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी। आपने देख लिया होगा आवर्त सारणी किस तरीके से इन्होंने दी थी, कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, शून्य वर्ग किसे कहा गया, उपवर्ग क्या है इनकी आवर्त सारणी में, किस आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो लेंथेनाइड के 14 तत्व देख रहे हैं, इसी तरह से एक्टिनाइड के 14 तत्व भी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़नी है वर्तमान की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो, जो कि मोज़ले महोदय ने दी थी। तो इसको हम कल के सेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे। इससे पिछले लेक्चर यदि आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको आवर्त सारणी के बारे में बताया हुआ था, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण बताया था कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं, कितने संश्लेषित हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं तत्व, और जो मानव द्वारा संश्लेषित किए गए हैं उनको संश्लेषित तत्व कहा जाता है। इसके बाद जो तत्व हैं, धातु तत्व कितने हैं, अधातु तत्व क्या हैं, आपके उपधातुएं क्या हैं, ये आपको हम पहले करवा चुके हैं। लेक्चर आप देख सकते हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यदि आपका कहीं पर भी मतलब क्लास में कहीं पर भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि क्लासेस पसंद आती हैं तो आप शेयर ज़रूर करें। और आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे बायोलॉजी का यहाँ पर हमारा बहुत सारा जो मैटर है वो कवर हो चुका है, तो उसके प्रैक्टिस सेट हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उनसे भी ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।